हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वरवाड़िया आपका स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लेक्चर 3 में आज हम एक नया सम सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें लेक्चर 1 में उनका इंट्रोडक्शन सेशन डिस्कशन किया था और लेक्चर 2 में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व किया था। सिमिलरली आज के लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें कैसा एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, तो कंपनी का जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को कैसे हम बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में अलोकेट करते हैं। तो ये एलोकेशन का सम हमें यहाँ करना है। तो उससे पहले जो भी स्टेटमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ बताया है कि जय लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2010 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ श्री विमल ब्रदर्स फ्रॉम 1/1/2010। यानी यहाँ जो विमल ब्रदर्स फर्म्स है वो फर्म को हम 1/1/2010 को परचेज करते हैं, लेकिन परचेज करने के बाद वो जय लिमिटेड में हमें कन्वर्ट करनी है। तो जय लिमिटेड का इनकॉर्पोरेटेड कब होती है? 1 May 2010। यानी कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है वो कब मिलता है? 1 May को मिलता है। हम जो भी फर्म्स है उनको परचेज करते हैं 1 जनवरी को, लेकिन यहाँ इनकॉर्पोरेटेड का सर्टिफिकेट हमें मिलता है 1 May को। तो उनका मतलब ये हुआ कि 1 May से पहले का जो समय है, बिफोर इनकॉर्पोरेटेड समय है, उनको हम बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद होने वाला जो भी प्रॉफिट है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो इसी तरह बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट को हमें अलोकेट करना है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आज के सम में हमें देखना है। बताया था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाज इश्यूड ऑन 1 June 2010। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का काम कब स्टार्ट करना है उनका सर्टिफिकेट आपको मिलता है 1 जून को, लेकिन हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नए रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है उनके तहत कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तब वो उनका जो काम है वो स्टार्ट कर सकती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट हमें यहाँ जरूरी नहीं है, इसलिए जो ये बताया 1 जून 2010 वो हमारे काम की नहीं है। हम यहाँ से वही देखेंगे कि बिजनेस जो कंपनीज है वो इनकॉर्पोरेटेड कब होती है, तो वो होती है 1 May को। और दूसरी एक डेट आपको जरूरत है कि आप बिजनेस को कब परचेज करते हैं, तो वो है 1 जनवरी। द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी वेर प्रिपेयर्ड ऑन 31/10/2010। देखो यहाँ कंपनी का जो फर्स्ट अकाउंट है वो कब क्लोज हो जाता है? 31/10/2010। तो फिर आपको यहाँ जो ये है 1 जनवरी 2010 से लेके 31/10/2010 तक का ही अकाउंट बनाना है। टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस पीरियड एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आपको स्टेटमेंट बनाना है। कैसा स्टेटमेंट? प्रॉफिट का, जिसमें आपको पीरियड इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट दोनों सेपरेट लिखना है, अलग लिखना है। तो ऐसा स्टेटमेंट कैसे बनता है तो वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसी तरह आपको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग अपोस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्रे एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड से पहले का प्रॉफिट अलग लिखना है और बाद का जो प्रॉफिट है वो अलग लिखना है। तो इसीलिए इसी तरह आपको एक टेबल बनाना है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये टेबल बनाए उससे पहले आपको दो चीजें कैलकुलेशन कर देनी है। वो दो में फर्स्ट पर्टिकुलर है वो है टाइम रेशियो। आपको सबसे पहले निकालना है। टाइम रेशियो किसके बीच निकालना है? तो सिंपल है, एक निकालना है प्रे इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी की जो नोंदनी होती है उससे पहले का, और दूसरा आपको निकालना है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये दोनों पीरियड का एक रेशियो निकालना है। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी फर्म्स है वो फर्म को कब परचेज करते हैं, तो 1 जनवरी 2010। वहां से लेके आपको कहां तक लिखना है? आपका जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब का पीरियड। तो कंपनी यहाँ इनकॉर्पोरेटेड कब होती है, तो यहाँ बता दिया है साफ साफ कि दया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2010, यानी वो इनकॉर्पोरेट होती है 1 May 2010 को। अब 1 May का अगला दिन वो क्या रहेगा? 13 अप्रैल 2010। तो ये जो पीरियड्स है ये दोनों डेट के बीच का वो आपको रहेगा प्रे इनकॉर्पोरेशन में। कहां से? 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक।
1 मई से आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है। तो 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक का पीरियड कितना रहेगा, तो 4 मंथ। उसके बाद आपका 1 मई से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, तो वहां से लेके आपको कहां तक लिखना है, आपका जो ईयर एंड होता है वो, तो आपका फर्स्ट ईयर कब फिनिश होता है, तो यहाँ बता दिया है, द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी वेर प्रिपेयर ऑन 13/10/2010, यानी सितंबर 31 सितंबर को आपका जो ईयर है वो फिनिश हो जाता है। तो 31 तक आपको बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 31/10/2010। तो 1 मई से 31 सितंबर तक का पीरियड अगर हम काउंट करें तो वो कितने मंथ रहेंगे, 6 मंथ। उनका मतलब ये हुआ, यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, 1/1/2010 की हम कंपनी परचेज करते हैं, सॉरी कंपनी नहीं, किसी फर्म को परचेज करते हैं, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड का सर्टिफिकेट हमें मिलता है 1 मई तक। तो 1/1 से 1 मई तक 4 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा, और 1 मई से लेके हमारा जो ईयर फिनिश कब होता है 31 सितंबर तक का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। अगर उनका रेशियो निकाले तो क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया टाइम रेशियो। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर देनी है। उसके बाद एक दूसरा भी आपको काम करना है, वो है आपका सेल्फ रेशियो। अब सेल्फ रेशियो कैसे निकालेंगे, वो भी आपको उसी तरह ही लिखना है। एक लिखना है यहाँ पे प्रे इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अलग लिखना है, और दूसरा जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अलग लिखना है। ये दोनों अलग अलग चीजें आपको शो करनी है। प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अलग लिखना है, तो उसी लिए आपको यहाँ सेल्स लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का सेल्स क्या है और कैसे आपको दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, बताया है कि कमीशन ऑन सेल्स 1% 30,000, यानी कमीशन आपको 2 तरीके से दिया है, एक परसेंटेज में तो दिया है, साथ ही में रुपीज में भी दिया है। उसके अलावा सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो इज 25% ऑफ सेल्स। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दिया है, इसमें से सेल्स हमें नहीं मिल सकता। उसके अलावा भी सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली सेल्स यहाँ आपको नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम सेल्स को काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो कमीशन से, क्योंकि कमीशन हमारे पास 2 तरीके से है, परसेंटेज में भी है और रुपीज में से है। तो कमीशन से हमें सेल्स मिल जाएगा। उनके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर्स में हम लिख देते हैं सेल्स। तो सेल्स कैसे लिखेंगे, देखो कमीशन से जाना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कमीशन, और उनका प्रोपोर्शन हम निकालेंगे सेल्स के साथ। आप मान लो कि अगर सेल्स 100 रुपीज है, तो फिर आपका कमीशन कितना रहेगा, 1। क्यों 1 रहेगा, क्योंकि कमीशन का रेट है 1%। तो इसीलिए सेल्स अगर 100 रुपीज है तो कमीशन होने वाला है 1। अब एक्चुअल में कमीशन रुपीज में कितना दिया है, 30,000 दिया है, तो फिर कंपैरिजन से आपको सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ कमीशन की सेल्स से कंपैरिजन करने से सेल्स कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बाय 1, यानी यहाँ आंसर रहेगा आपका 30 लाख। अभी जो 30 लाख है वो क्या मिला आपको, टोटल सेल्स मिला। आपको टोटल सेल्स की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, ये सेल्स को डिवाइड करना है, अलोकेट करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन में पीरियड आपका है 1/1/2010 से लेके 13 अप्रैल 2010 तक। पोस्ट में अगर देखें तो वो है 1 मई 2010 से लेके 31 सितंबर 2010 तक। तो ये चीज है। तो आपको ये जो दोनों पीरियड्स है, वो दोनों पीरियड्स में अलग अलग सेल्स लिखना है। तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी कि आप सेल्स को अलोकेट कर सके। देखना है हमें यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। देखो 3rd नंबर में बताया है, द सेल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 7,50,000। इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स कितना है, 750। तो एक काम करो, यहाँ लिख दो इनकॉर्पोरेशन में 7,50,000। अब एक चीज बताओ कि अगर टोटल 30 लाख सेल्स है, प्रे इनकॉर्पोरेशन में 750 है, तो रिमेनिंग यहाँ कितना रहेगा, 22,50,000। 30 लाख में से 750 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स मिलेगा यहाँ पे 22,50,000। अगर उनका रेशियोज निकाले तो 75 और 225, फिर 75 से डिवाइड करेंगे तो 1:3, यानी आपका जो सेल्स रेशियो मिलेगा 1:3। तो यह दोनों चीज मिल गई।
टाइम रेशियो जो आपको मिला है 2:3 और सेल्स रेशियो मिला है 1:3। ये दोनों कैलकुलेशन आपको सबसे पहले करनी है। ये करने के बाद आपको ये जो दिख रहा है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको ये स्टार्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट से। चलो अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है। तो देखो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, आपको एक इंफॉर्मेशन बताई है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स, सेल्स के 25% लेने हैं। तो अब तो काम इजी हो चुका है क्योंकि हमारे पास सेल्स है। अगर सेल्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेना है आपको, सेल्स के 25%। अब टोटल सेल्स जो आगे लिखा ही है आपने 30 लाख है, और 30 लाख के 25% निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट होगी 7,50,000। ये काम होगा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट को आपको सबसे पहले एलोकेट करना है, वो टोटल है 7,50,000। अगर 7,50,000 को हमें एलोकेट करना है, अपोस्टमेंट करना है दोनों पीरियड में, प्रे एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन उनका बेस क्या रखेंगे, कौन से बेस में हम ग्रॉस प्रॉफिट को अपोस्टमेंट करेंगे, तो सिंपल सी चीज है। ग्रॉस प्रॉफिट किसके रिलेटेड है, तो सेल्स के रिलेटेड है। तो उसके लिए हम जो रेशियोज निकालेंगे वो भी कौन से रखेंगे, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशियो अभी ही हमने काउंट किया था, क्या आंसर आया था, ये रहा सेल्स रेशियो, उनका आंसर आ रहा है 1:3। तो इसमें हमें अलोकेट करना है 1:3। अभी 7,50,000 को 1:3 में हम प्रोपोर्शनेट करेंगे या फिर उनको अलोकेट करेंगे। तो फिर आपका आंसर रहता है यहाँ पे, ये ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम में लिखेंगे 1,87,500 और यह अमाउंट आएगी 5,62,500। क्या करना है, तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और टोटल प्रपोर्शन कितना है 4। तो आपको ये प्रे इनकॉर्पोरेशन का आंसर मिलेगा और यह आपको लिखना है 3/4, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मिलेगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू को आपको प्रोपोर्शनेट अलोकेट करनी है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। अब आप क्या करना है, तो ये जो भी एडजस्टमेंट है वो एक बार देख लेते हैं, उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें टिक मार्क कर देते हैं, बाद में जो 1 by 1 एक्सपेंस और इनकम हम लिखेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है बेड डेप्थ ऑफ 5,000 आर रिलेटेड टू डेटर्स और प्रे इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी डेटर्स में से सॉरी बेड डेप्थ में से 5,000 किसके रिलेटेड है, प्रे इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड है। सबसे पहले बेड डेप्थ जहां भी है वहां पे हम नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि जब हम लिखे तब पता चले कि बेड डेप्थ में फर्स्ट नंबर का एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सेकंड है परचेज वैल्यू इज पेड टू वेंडर ऑन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन की डेट को जो वेंडर्स है, ये बिजनेस फर्म्स जिसने सेल किया उनको हम उनकी जो परचेज प्राइस है वो पे कर देते हैं। तो उसके लिए अगर वेंडर के रिलेटेड कोई है तो हम लिखेंगे इसमें। तो यहाँ है देखो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स, वहां आपको 2 नंबर लिखने हैं, हमें याद रहे कि वहां पे 2 नंबर का एडिशनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 3 नंबर में जो सेल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 750, तो ये अमाउंट आपको सेल्स रेशियो निकालने में काम आती है और उनका हमने यूज कर दिया, अब उनको अब कहीं लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद है रेंट पर मंथ 2500 अप टू 1st May, देयर आफ्टर ₹3,000 पर मंथ। बिल्डिंग इज परचेज बाय कंपनी ऑन 1/10/2010, बिल्डिंग परचेज की बात छोड़ो, पहले रेंट की कर देते हैं। तो रेंट 1st May तक 2500 था, उसके बाद आपको 3,000 लेना है। तो यहाँ कहीं रेंट दिया है तो उसमें नंबर लिख देते हैं, 4th नंबर का एडजस्टमेंट है जो हमें याद रखना है जब रेंट लिखे तब। और 5th नंबर में ऑडिट फी शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ऑडिट फी को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में लिखना है तो वहां लिख देते हैं 5 नंबर का एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट के नंबर लिख दिए ताकि हमें वो एंट्रीज जब लिखे तब पता चले कि इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वो हमें कंसीडर करनी है। अब यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है कमीशन ऑन सेल्स, तो वो लिखेंगे यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स। अब सिंपल सी चीज है, कमीशन ऑन सेल्स है तो उनके लिए बेस भी क्या रहेगा, कमीशन ही रहेगा 1/3 और टोटल कमीशन है कितना यहाँ पे 30,000, तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल 30,000, उनको 1/3 में डिवाइड करेंगे तो एक्सपेंस में लिखना है 7,500 और यहाँ पे रहेगा 22,500। एक चीज याद रखनी है, एक्सपेंस पे एक्सपेंस के कॉलम में लिखना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और कोई इनकम है तो उनको ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम के कॉलम में लिखना है। कमीशन ऑन सेल्स का काम यहाँ फिनिश हो जाता है, हमें किस रेशियो में एलोकेशन करना है,
तो सेल्स रेशियोज में, क्योंकि कमीशन किस पे डिपेंड रहता है, सेल्स पे। नेक्स्ट वन देखें, वो है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हो गया। उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिजर्व 12,000, क्या है BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व 12,000 है। एक चीज मैं बताई थी, फिर से बता देता हूँ, किसी भी तरह का रिजर्व और प्रोविजन जो आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही लिखना है, वो एक्सपेंस को आपको एलोकेशन करना नहीं है। ये हो गया। बीडीआर कहाँ लिखेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वो एक्सपेंस आएगा 12,000, वो प्रे इनकॉर्पोरेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, किसी भी रिजर्व या प्रोविजन जो नई कंपनी के रहता है, तो फिर उसे हम लिखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। बीडीआर के बाद आता है सैलरी, वो कितनी है सैलरी, 1,20,000। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहला अमाउंट लिख देता हूँ, अपनी याद रहे इसीलिए यहाँ लिख देता हूँ सैलरी। सैलरी तो सिंपल है, आपको टाइम रेशियोज में अलोकेट करनी है, और टाइम रेशियो यहाँ कितना है वो हमने काउंट कर दिया था, 2:3। ठीक है कि नहीं, टाइम रेशियो कितना है, 2:3। तो वो लिख देंगे 2:3। चलो, अब 1,20,000 को 2:3 में अलोकेट करेंगे तो अमाउंट का जो अमाउंट है वो आपका आंसर रहेगा 48,000 एंड यहाँ रहेगा 72,000। सिंपल है, उसी तरह आपको एलोकेशन करना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो सैलरीज का काम हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, वो है रेंट। रेंट में फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है, वो आपको देखना है। तो इसमें होता है रेंट पर मंथ इन 2,500 अप टू फर्स्ट में, देन आफ्टर 3,000 पर मंथ। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे रेंट। देखो रेंट की थोड़ी कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ। रेंट का टोटल हिस्सा कितना है अभी, 25,000। ठीक है, अब इसमें ऐसा बताया है कि फर्स्ट मई तक, यानी 1/1/2010 से लेके फर्स्ट मई 2010। फर्स्ट मई यानी मई महीने तो हमें लिखना है, मई से हमारा जो है वो चेंज हो जाता है रेंट। तो मई का अगली डेट देखे तो कौन सी रहेगी, 13 अप्रैल 2010 तक फर्स्ट मई से रेंट चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 अप्रैल 2010 तक आपका जो रेंट था वो कितना था, 2500। उसके बाद 3,000 रहता है। आपका जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो भी कहां तक है, तो यह बताया है 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक। तो उनका मतलब ये हुआ कि वही पीरियड हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, 1 से लेकर 13 अप्रैल तक। वहां तक आपका रेंट पर मंथ 2500 है, और ये पीरियड कितना है, 4 मंथ का। तो उनका मतलब ये हुआ कि रेंट जो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आएगा, 10,000। और जो रिमेनिंग बचा वो आपको कहाँ लिखना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखना है। तो टोटल 25,000 है, इसमें से हम 10,000 लिखेंगे यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन में, बाकी का लिखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। क्यों ऐसे किया, तो आपका जो ये बताया मैं टाइम रेशियोज में, ये जो है 13 अप्रैल तक, वहां तक आपका रेंट 2500 रहता है, उसके बाद 3,000 हो जाता है। ठीक है, और टोटल कितना दिया है, 25 दिया है। तो उनका मतलब ये हुआ कि जो इनकॉर्पोरेशन है फर्स्ट मई तक का रेंट टोटल कितना होगा, 2500 इंटू 4 यानी 10,000 होने वाला है। टोटल 25,000 है। तो रिमेनिंग जो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना लिखेंगे हम, 15,000 लिखेंगे। यही चीज है इसमें भी, तो सिंपल सी चीज है, ये हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे रेंट को 10,000 15,000, यहाँ लिखेंगे एस पर गिवन। वैसे तो रेंट टाइम रेशियोज में लिखते हैं, लेकिन हम टाइम रेशियो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। रेंट हो गया, रेंट के बाद जो भी है वो लिखेंगे नेक्स्ट वन में, वो है एडवर्टाइजमेंट पर मंथ 2,000, टोटल है 20,000। देखो ये एडवर्टाइजमेंट पर मंथ के हिसाब से दी है, तो आपको वही तरीके से जाना होगा। सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल 20,000 है, यहाँ लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट 20,000 है, लेकिन यहाँ बताया पर मंथ 2,000 है। पर मंथ 2,000 है, तो मंथ के हिसाब से, जब मंथ के हिसाब से जाएंगे तो कौन सा आ गया यहाँ पे, टाइम रेशियो आ गया। ठीक है, टाइम रेशियो आ गया। अब मंथ के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो प्री इनकॉर्पोरेशन है इसमें 4 मंथ है, पोस्ट में 6 मंथ है। अब देखो प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर 4 मंथ है, पर मंथ कितना लिखना है आपको, 2,000 लिखना है, तो यहाँ कितना होगा, 8,000। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड 6 मंथ का है, तो 6 इंटू 2,000, तो यहाँ रहेगा 12,000। ये दोनों चीज यहाँ पे हो गई प्रे एंड पोस्ट में। वो कैसे लिखा, हमें टाइम रेशियोज में लिखना है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट आपको सेल्स रेशियो में लिखनी है। ये हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, वो है जनरल एक्सपेंस 15,000। कितने, पहले एक्सपेंस लिख देता हूँ यहाँ पे 15,000, क्या लिखेंगे, जनरल एक्सपेंस। तो वो तो आपको याद रखना है, टाइम रेशियोज में जाएगा। टाइम रेशियोज हमारा कितना है, 2:3, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 2:3।
15,000 को 2 हैश 3 में एलोकेट करेंगे तो क्या आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे 6,000 एंड 9,000। थोड़े बहुत एक्सपेंस तो क्लियर रहते हैं, हमें आराम से पता चल जाता है। जनरल एक्सपेंस के बाद देखें तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो है 20,000। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले 20,000, अब यहाँ लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी का एक्सपेंस है तो पोस्ट में लिखेंगे, प्रे इनकॉर्पोरेशन में कुछ भी नहीं आएगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो लॉजिक है, क्योंकि कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो वो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही आपको लिखना है, वो फर्म्स के लिए कुछ लेना देना उनका नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद देखें तो वो है शेयर ट्रांसफर फी 2000, शेयर ट्रांसफर फी वो आपकी इनकम है, लेकिन वो इनकम लिखनी क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखनी है। कहाँ लिखनी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, तो वहां आएगी 2000, क्योंकि फर्म को शेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। शेयर कब होता है, कंपनी बनने के बाद, तो उनके रिलेटेड इनकम में हम इनकम में लिखेंगे। याद रखना है शेयर ट्रांसफर की कोई एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम में लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखनी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, कोई भी सम में। तो ये चीज हो गई। उनके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट वन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, 45,000। तो डेप्रिसिएशन में तो आपको कुछ सोचना है ही नहीं, वो तो टाइम रेशियोज में आपको लिख देना है, यानी 2 है 3, 45,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 9 into 2 यानी 18,000 एंड 27,000 यहाँ रहेंगे। हो गया डेप्रिसिएशन का टाइम रेशियोज में। उसके बाद देखें तो वो है डिबेंचर डिस्काउंट 10,000। क्या है, डिबेंचर डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट का एक्सपेंस ऑलवेज आपको पोस्ट में लिखना है, और टोटल एक्सपेंस है कितना, डिबेंचर डिस्काउंट 10,000, तो वो पोस्ट में लिख देना है, क्योंकि डिबेंचर कंपनी के होते हैं, फर्म्स में कोई डिबेंचर होते नहीं है। डिबेंचर डिस्काउंट के बाद देखनी है डायरेक्टर फीस, वो है 25,000। डायरेक्टर फीस भी पोस्ट में आएगी, क्योंकि कंपनी में तो फर्म्स में पार्टनर होते हैं, डायरेक्टर कब होते हैं, कंपनी होने के बाद। तो ये जो भी डायरेक्टर फीस है वो भी आपको यहाँ ही लिखनी है, पोस्ट पीरियड में एक्सपेंस में लिखनी है। उसके बाद है ऑडिट फी, लेकिन ऑडिट फी में 5 नंबर का एडजस्टमेंट है, वो हम देखेंगे। ऑडिट फी शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लेना है आपको ऑडिट फी में, तो ऑडिट फी लिखेंगे यहाँ पे, ऑडिट फी। ऑडिट फी 15,000 है। देखो ऑडिट फी में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो टाइम रेशियो में जाएगी, लेकिन यहाँ बता दिया है आपको कि क्या करना है, ऑडिट फी को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस लेना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एज पर गिवन। वो हम कोई रेशियोज का यूज नहीं करते, जो किया है जो दिया है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑडिट फी किसमें लिखेंगे, टाइम रेशियो में। ऑडिट फी के बाद है रेंट रिसीव्ड। देखो रेंट रिसीव्ड है इनकम, तो उस हिसाब से लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। सिंपल है, कितना है 40,000 से। रेंट रिसीव्ड है तो वो टाइम रेशियो में लिखना है, टाइम रेशियो हमारा है 2:3। 40,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो इनकम में आएगा यहाँ पे 16,000 एंड 24,000। याद रख के आपको इनकम में लिखना है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इनकम है तो इनकम के कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखना है, और वो जाएगा किसमें, टाइम रेशियो। रेंट रिसीव्ड के बाद यहाँ दिया है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, तो इसमें भी 2 नंबर का एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। इसमें बताया कि परचेज वैल्यू इज पेड टू वेंडर ऑन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन यानी 1 मई 2010 को हम परचेज प्राइस पे कर देते हैं, तो 1 5 से हमारा इनकॉर्पोरेशन यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है। उनका मतलब ये हुआ कि हम जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो किस पीरियड का है, तो वो है प्रे इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है। तो ये जो भी इंटरेस्ट वेंडर्स को हमने पे किया है वो प्रे इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे, और वो है 16,000। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, और वो कहाँ लिखना है आपको, प्रे इनकॉर्पोरेशन में, और वो कितना है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स वो है 16,000, तो प्रे में लिखेंगे और वो एक्सपेंस है 16,000। ये हो गया। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स के बाद नेक्स्ट वन देखेंगे तो वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में आपको 1 नंबर का एडजस्टमेंट है, तो दिया है बैड डेब्ट्स ऑफ 5,000 आर टू रिलेटेड टू द डेटर्स फॉर प्रे इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी बैड डेब्ट्स में से 5,000 टू बैड डेब्ट्स है,
वो इनकॉर्पोरेशन पीरियड के पहले का है, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन का है। टोटल कितना है 20,000 से। एक काम करते हैं, इसमें से बता दिया है आपको कि 5,000 आपको प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखना है, तो रिमेनिंग 15,000 कहाँ आएंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। क्या लिखा है यहाँ पे, तो बैड डेब्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम क्या करते हैं उनके लिए, अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैड डेब्ट सेल्स रेशियो में हम लिखेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। बैड डेब्ट के बाद आया सेल्समैन अलाउंस। सेल्समैन अलाउंस को सेल्स में लिख देंगे, सेल्समैन अलाउंस, तो वो सेल्स रेशियोज में लिखेंगे। सेल्स रेशियो यहाँ कितना है 1:3 है। टोटल कितना है सेल्समैन अलाउंस 10,000 है, तो 10,000 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो 2500 और यहाँ आएगा 7,500। उसके बाद देखें तो सारा काम हो गया, सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो भी थी वो हमने ली थी। अब कोई बाकी नहीं रहा है, हमें एक काम करना है, उनका टोटल करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको टोटल करना है। इसमें ये इनकम और एक्सपेंस में से जो भी कॉलम का टोटल ज्यादा हो रहा है वो आपको पहले करना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में मुझे लग रहा है तब तक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम का टोटल ज्यादा रहेगा, तो इसका टोटल करते हैं 1,87,500 और इसमें ऐड करेंगे 16,000। तो फिर यहाँ जो भी टोटल है वो कितना रहेगा, तो देखते हैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम का टोटल पहले करते हैं क्योंकि उनका ज्यादा लग रहा है। तो क्या होगा 1,87,500 और इसमें ऐड करेंगे 16,000, तो वो टोटल हो रहा है यहाँ पे 2,03,500। यहाँ भी लिखेंगे 2,03,500। अब 2,03,500 में से ये जो एक्सपेंस है वो सारे अमाउंट माइनस करेंगे, 7,500, 48,000, 10,000, 8,000, 6,000, 18,000, 16,000, 5,000 एंड 2,500। तो फिर ये सारे एक्सपेंस सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर मिल रहा है 82,500। ये इनकम का जो टोटल ज्यादा है इसीलिए वो होगा हमारे लिए प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली पोस्ट में भी यही ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल ज्यादा रहेगा, इसमें है 5,62,500, 2,000 और 24,000। अब ये तीनों का टोटल करें तो वो हो रहा है यहाँ पे 5,88,500। ये भी यहाँ लिखेंगे 5,88,500, ठीक है। इसमें से वैल्यू माइनस करते हैं, सबसे पहले है 22,500, 12,000, 72,000, 15,000, 12,000, 9,000, 20,000, 27,000, 10,000, 25,000, 15,000, 15,000 और -7,500। तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद यहाँ आंसर आ रहा है 3,26,500, ठीक है। यहाँ भी इनकम का ज्यादा है टोटल, तो ये भी नेट प्रॉफिट रहेगा। तो ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है 82,500, वो कैपिटल प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है 3,26,500। तो इसी तरह सम आपको सॉल्व करना है, लेकिन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको ये 2-3 रेशियोज निकाल देना है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, और उनके रिलेटेड और भी सम हम सॉल्व करेंगे। और आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। ये जो भी सॉल्यूशन है उनकी पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।